मौर्य साम्राज्य के अंतिम वर्षों में केंद्र की सत्ता कमजोर हो चुकी थी। प्रांतों में विद्रोह, सीमाओं पर आक्रमण और प्रशासनिक ढीलापन ये सब संकेत दे रहे थे कि एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने वाला है। इस पृष्ठभूमि में शुंग वंश का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ मौर्य। वह एक शांत स्वभाव के राजा थे, लेकिन शासन और सेना के मामलों में उतने सशक्त नहीं थे। उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण और कुशल योद्धा थे, लंबे समय से सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि एक दिन सेना की परेड के दौरान पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। यह घटना केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि मौर्य युग के अंत और शुंग युग की शुरुआत का संकेत भी थी। पुष्यमित्र ने खुद को राजा घोषित किया और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का शासन मौर्यों के मुकाबले कहीं छोटा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखा। पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहले सीमाओं को सुरक्षित किया और शक, यवन, ग्रीक तथा अन्य आक्रमणकारियों से मुकाबला किया। धार्मिक दृष्टि से शुंग वंश को अक्सर ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने की कोशिश की और वैदिक परंपराओं को फिर से प्रमुख बनाया। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह धार्मिक संघर्ष उतना गहरा नहीं था जितना बाद में बताया गया। पुष्यमित्र ने अनेक यज्ञ कराए, किलेबंदी मजबूत की और संस्कृति व शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके शासन में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ और पाटलिपुत्र एक बार फिर प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। शुंग वंश का उदय हमें दिखाता है कि जब एक विशाल साम्राज्य ढहता है तो सत्ता अक्सर उन्हीं के हाथ आती है जो उस समय सबसे मजबूत राजनीतिक और सैन्य पकड़ रखते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की चुनौतियां और उपलब्धियां, कैसे उन्होंने एक कमजोर होते भारत को नई ताकत देने की कोशिश की। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सीरीज इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।